नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। दिल्ली की हवा अब सिर्फ प्रदूषण का विषय नहीं रही, वह हमारी राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक विफलताओं का प्रतीक बन चुकी है। जब कोई शहर अपनी सांसों को नियमों की दहलीज पर गिरवी रख दे, तब वह केवल बीमार नहीं होता, वह अपने ही शासन द्वारा धीमी मौत की तकनीक में बंध जाता है। यह राजनीतिक नौकरशाही बाजार का संयुक्त तंत्र है, जिसने हवा को एक मुनाफे वाली वस्तु बना दिया है और लोगों की जिंदगियां इन नीतियों के बीच खोती जा रही हैं। सीपीसीबी ने जून-जुलाई 2025 में जो रिपोर्ट एनजीटी के समक्ष रखी, उसने यह नहीं बताया कि हवा खराब है, उसने यह साबित कर दिया कि हवा में अब भारी धातुएं भी मिलती हैं। और वह मिलावट केवल वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं, बल्कि शासन और व्यापार के बीच बनी एक खतरनाक गठजोड़ की साजिश है। ये धातुएं जस्ता, तांबा, क्रोमियम और मोलिब्डेनम छोटी मात्राओं में भी लंबे समय तक फेफड़ों, किडनी और तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देती हैं। पर औपचारिक रूप से जब इन धातुओं के लिए कोई स्पष्ट राष्ट्रीय मानक मौजूद नहीं है, तब सवाल उठता है कि किस अधिकार से इन्हें चिंताजनक ठहराया जा रहा है और किस नीति ने इन्हें हवा में घुलने दिया। 2009 में जिन मानकों को आखिरी बार गढ़ा गया, उनमें PM 2.5 और PM 10 के लिए सीमा तय की गई, पर भारी धातुओं के लिए अस्पष्टता छोड़ दी गई। यह विडंबना नहीं, बल्कि जानबूझकर छोड़ी गई कमजोरी है, एक वैधानिक गैप जिसकी भरपाई वर्षों तक नहीं की गई। इसी वैधानिक गैप ने उद्योगों को, निर्माण गतिविधियों को और भारी उत्सर्जन वाले स्रोतों को एक तरह की निःशुल्क अनुमति दे दी, जिसे नौकरशाही ने सरकारी विनियमन की आड़ में छुपा लिया। डेटा मैनिपुलेशन का खेल 2017-2019 में खुलकर देखने को मिला, जब सरकारें और एजेंसियां यह घोषणा करती दिखी कि कई शहरों में PM 10 घटे हैं, पर धरातल पर यह घटाव मॉनिटरिंग स्टेशन कम करने, मापन अवधि घटाने और साधनों की संवेदनशीलता बदलने जैसी तकनीकों से सुनिश्चित किया गया था। नतीजा, आंकड़े तो अच्छे दिखे, पर हवा वैसी की वैसी रही। यही वह काल था जब क्लीन एयर नामों के पीछे फंडिंग और ठेके बंटने लगे और प्रदूषण को सुधारने की बजाय उसे प्रबंधित करने की दुकानें खुल गई। 2020 के बाद यह दुकानें औपचारिक बाजार का रूप लेने लगी। ग्रीन टेक कंपनियां, कंसल्टेंसी हाउस, एयर मॉनिटरिंग उपकरण निर्माता, डेटा एनालिटिक्स फर्में और बड़ी प्राइवेट हेल्थ चेनें इस संकट को अवसर में बदलने की तैयारी करती रही। उन्होंने सरकारों को सॉल्यूशन पैकेज बेचे, ठेके हासिल किए और यही लेन देन रिपीट होते रहे, जबकि धरातली सुधार नहीं हुआ। NCAP जैसी राष्ट्रीय योजनाओं के तहत हजारों करोड़ों का आवंटन हुआ। सरकारी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कुल आवंटन के पैमाने पर बड़े संख्याएं घोषित की गई, लेकिन वास्तविक रिलीज और उपयोग का अनुपात बहुत कम दिखा। दिल्ली में प्राप्त निधियों के मामले में भी यही असंगति स्पष्ट है। दिल्ली ने NCAP के तहत मिले फंड का केवल लगभग 1/3 हिस्से का व्यवहारिक उपयोग किया। शेष राशि अक्सर डिजाइन, रिपोर्टिंग, कंसल्टेंसी फीस और महंगे उपकरणों की खरीद पर फंस गई। यह कोई मामूली चूक नहीं थी, यह एक आर्थिक चक्र है जो नीति घोटाले और बाजार के सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। जब पैसा आता है तो वह सीधे तौर पर जीवन बचाने पर नहीं, बल्कि प्रोसेस, ठेका और मेंटेनेंस के चक्र में चला जाता है। और इस चक्र में वही कंपनियां, बैंकिंग चैनल और ठेकेदार लाभ उठाते हैं जो समस्या पैदा करने वाले सोर्स के समीप बैठते हैं या उन्हीं के सहयोगी होते हैं। वही लोग जो उद्योगों और निर्माण कार्यों का संचालन करते हैं, बाद में प्रदूषण के समाधान के नाम पर कीमत वसूलते हैं। यही वह पहलू है जो राजनीति और नौकरशाही को इतने सालों से मिली भगत के साथ जोड़ा है। NGT और CPCB जैसी संस्थाओं की भूमिका इस पूरे खेल में दुविधापूर्ण रही है। CPCB का दायित्व तो वैज्ञानिक मापन करना और राष्ट्रीय स्तर पर सिफारिशें देना है, जबकि NGT का कर्तव्य न्यायिक निगरानी द्वारा त्वरित आदेश देना और अनुपालन सुनिश्चित करना है। पर व्यवहार में यह एक ऐसी जकड़न बन गई है जहां तकनीकी रिपोर्टें न्यायिक प्रक्रिया की दहलीज पर रख दी जाती हैं और न्यायालयीय निर्देशों को भी एक प्रशासनिक रन राउंड में टाल दिया जाता है। CPCB अक्सर डेटा प्रस्तुत कर देता है, NGT के निर्देश आते हैं, पर केंद्र और राज्य स्तर पर मिलने वाली बैठकों, कमेटियों और अध्ययन के नाम पर लंबी देरी पैदा हो जाती है। यह देरी वैज्ञानिक जटिलताओं के परे एक नियोजित रणनीति का रूप ले लेती है।
क्योंकि जब तक अध्ययन की रिपोर्टें और वेरिफिकेशन चल रहे होते हैं तब तक क्रियान्वयन पर कार्रवाई का बहाना मिल जाता है। इसी दौरान क्लीन एयर टेक फर्मों और कंसल्टेंट्स को बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का वक्त मिल जाता है। मीडिया चक्र शोर करके शांत हो जाता है और जनता का गुस्सा भूलने लगता है। यही ढांचा हर साल सर्दियों की आग लगने तक दोहराया जाता है। सर्दियां आते ही हवा स्थिर रहती है। परालीवासी ठंडी हवाएं और औद्योगिक दहन मिलकर दिल्ली को घुले हुए जहर का मैदान बना देते हैं। मीडिया हंगामा बनता है, राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप करते हैं और बड़े घोषणा पत्र होते हैं। फिर एनसीएपी की नई रिलीज, कुछ नए टेंडर और कंसल्टेंसी ठेके की घोषणा होती है और उसके फौरन बाद प्रयोग और अध्ययन की कहानियां चलती हैं। यही प्रदर्शन प्रणाली अब वर्षों से जारी है और इसकी सबसे बड़ी कीमत आम लोगों ने चुनाई इसकी सबसे बड़ी कीमत आम लोगों ने चुकाई है। गरीब बस्तियों जैसे शाहदरा, पीतमपुरा और कई औद्योगिक मिश्रित आवासीय इलाके में लोगों की सांसें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। छोटे छोटे वेल्डिंग शॉप्स, स्क्रैप रिसाइकलिंग, पुराने जनरेटर और सड़कों की धूल ने मिलकर वहां के हर रोज के जीवन को जहरीला बना दिया है। बच्चे स्कूल से बाहर रह रहे हैं, बुजुर्ग बार बार अस्पताल जाते हैं और कामकाजी आयु वर्ग की उत्पादकता घिरी है। जब यह सब आंकड़ों में आकर एनजीटी या सीपीसीबी के समक्ष रखा जाता है तो प्रशासन की प्रतिक्रिया अक्सर औपचारिक और विलंबकारी हो। आंकड़ों के पीछे के जीवन की पूरी जो दृष्टि है वो दबा ली जाती है या दब जाती है, क्योंकि आधिकारिक प्रक्रिया, रिपोर्ट प्रक्रिया और मॉडल वेरिफिकेशन के नाम पर महीनों खींचा जाता है। वैज्ञानिक समुदाय बताता है कि मौतों और रोगों के आंकड़े सीधे अस्पताल रिकॉर्ड पर आधारित नहीं होते। वे मॉडल आधारित अनुमानों पर टिका होता है जो डेटा कलेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और ढेर सारे सोर्स की वैधता की मांग करते हैं। पर इसी वैज्ञानिक देरी का फायदा नीति निर्माताओं और बाजार खिलाड़ियों द्वारा उठा लिया जाता है। अभी और अध्ययन चाहिए का वाक्य एक मार्मिक बहाना बन जाता है। यही वह समय है जब फार्मा इंडस्ट्री और निजी हेल्थ केयर कंपनियां सक्रिय हो जाती हैं। इलाज, इन्हेलर, एलर्जी दवाएं, सांस संबंधी उपचार की मांग बढ़ती है और बाजार में उनकी बिक्री उछल जाती है। बैंकों के लिए यह ग्रीन लोन का अवसर बन जाता है जो क्लीन टेक कंपनियों को फाइनेंस देता है। टेक कंपनियां महंगे सेंसर और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बेचकर ठेके कमाती हैं और बड़े ठेकेदार शहर के बड़े प्रोजेक्ट्स में घुसते हैं। इन सभी लेन देन का शुद्ध नतीजा यही निकलता है कि सार्वजनिक धन निजी लाभ की नहर में बह जाता है और धरातल पर कम ही ऐसा दिखता है जो आम आदमी को सीधे स्वास्थ्य लाभ दे सके। यही वह व्यवस्था है जिसने दिल्ली की हवा को बिकाऊ बना दिया। इस पूरे चक्र की सबसे भयानक बात यह है कि यह कारोबार केवल धन कमाने तक सीमित नहीं है, यह लोकतांत्रिक जवाबदेही को भी कमजोर कर देता है। जब मानक पता ही ना हो तो जवाबदेही की दिशा बदल जाती है। कौन दोषी है यह पूछने पर विभाग एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं। केंद्र कहता है कि राज्य लागू करे, राज्य कहता है कि निर्देशों का इंतजार है और मंत्रालय कहता है कि वैज्ञानिक आधार मजबूत होने दें। इसी अटकल में महीनों और साल निकल जाते हैं और मौतें आंकड़ों में तब्दील होकर नीति निर्माण के फाइलों के पीछे दब जाती हैं और नीतियां हमेशा पॉल्यूटेड होती हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज और स्थानीय अध्ययन बताते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़ी मौतों का सालाना आंकड़ा हजारों में है। हर जीवन की कीमत न केवल भावनात्मक है बल्कि आर्थिक बोझ भी बनकर उभरती है। इलाज, अस्पताल खर्च, काम न कर पाने के कारण परिवारों की आय घट जाती है और गरीबों के जीवन अधिक असुरक्षित बनते हैं और इन सभी का सामना वही कर रहे हैं जिन्हें सत्ता की भाषा में आवश्यकता की श्रेणी में सर्वोपरि नहीं माना जाता। क्या यह सब नियोजित षड्यंत्र है या सिस्टमेटिक इनर्शिया? सच्चाई शायद दोनों का मिला हुआ रूप है। कोई एक व्यक्ति या समूह इसे एक घंटे में संचालित नहीं कर सकता, पर जब नीति निर्माताओं ने मानकों की अस्पष्टता बरकरार रखी, जब नौकरशाही ने देरी को सामान्य कर दिया और जब बाजार ने इस देरी और अस्पष्टता का फायदा उठाकर नए प्रोडक्ट और सर्विस बाजार तैयार कर लिए, तब यह एक सुनियोजित व्यवस्था बन गई। यह व्यवस्था अपनी संरचना में इतनी पनपी हुई है कि उसका टूटना तभी संभव दिखता है जब अदालतें लगातार निगरानी करें, मीडिया निरंतर जांचकों और जनता संगठित होकर जवाबदेही की मांग करे। आज जरूरत यही है कि वैज्ञानिक तथ्यों को बहाना बनने से रोका जाए और उन्हें तत्काल कार्रवाई में बदला जाए। मानक बने, यह स्पष्ट किया जाए कि किस धातु की कितनी सांद्रता स्वीकार्य है।
निगरानी का डेट सार्वजनिक और वास्तविक समय में उपलब्ध हो। कलेक्शन स्टेशनों का नेटवर्क व्यापक और पारदर्शी बनाया जाए और किसी भी सार्वजनिक धन के उपयोग का कड़ाई से ऑडिट कराया जाए, ताकि ठेके और उपकरणों की खरीद में अनियंत्रित खर्च को रोका जा सके। साथ ही जहां सोर्स स्पष्ट हो, उद्योग निर्माण, परिवहन, उन पर सख्त अंकुश और दंड लगाने की नीति अपनानी होगी। इसके बिना रिपोर्टें और निर्देश केवल कागजों पर ही खड़े रहेंगे और दिल्ली फिर वही पुरानी कहानी दोहराएगी। सर्दी आएगी, हवा बदलेगी, रिपोर्ट बनेगी, ठेके बटेंगे और जनता फिर चुप होकर अपनी सांसें खोती रहेगी। इसी वजह से पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित क्रियान्वयन अब किसी आदर्श चर्चा का विषय नहीं रहा। यह अब जीवन और मौत का मामला बन चुका है। इस समय अगर न्यायालय, वैज्ञानिक समुदाय, मीडिया और नागरिक समाज मिलकर इसे प्राथमिकता नहीं बनाते तो यह चक्र और तेजी से चलेगा। नीति निर्माताओं को अब यह तय करना होगा कि क्या वे हवा को फिर से जनता का अधिकार मानेंगे या इसे बाजार और सत्ता के बीच की वस्तु बनाकर उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, जहां आंकड़ों में मौतें देर से गिनी जाती हैं और कागजों में समाधान बिकता है। जनता के लिए विकल्प साधारण है: चुप्पी या संगठित आवाज। यदि हम चुप रहे तो हवा की बिक्री का यह बाजार और बड़ा हो जाएगा। यदि हम आवाज उठाएंगे तो एक नई नीति और पारदर्शी क्रियान्वयन मार्ग खुल सकता है, जो हवा को फिर से हमारे अधिकार के रूप में वापस दिलाए। लेकिन हमें पूरी तरीके से यह कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारी पॉलिसीज पोल्यूटेड ना हो और हम हर उस दायरे को देखने और जानने समझने का प्रयास करें जिसमें दिल्ली के बाहर जल रहे ईंट के भट्टों से लेकर पत्तों पर धूल जमा करने वाली निर्माण प्रणाली शामिल हो। कुल मिलाकर अपनी राय रखिए, सरकार की नीतियां कितनी पोल्यूटेड हैं और हमारी एजेंसियां जिनको नीति बनाना है वो कितनी सुस्त हैं। जय हिंद, जय भारत।